हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो किसी भी हाल में मिस ऑरेंज को रोकना चाहता था, जिसके लिए वो स्नो एम्प्रेस और एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन के आइस एंड स्नो बीस्ट की मदद लेता है। जहां स्नो एम्प्रेस की मदद से यूहो ने आइस एसेंस की ट्रू अंडरस्टैंडिंग करते हुए आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की ट्रू बॉडी एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी वजह से यूहो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलते हुए मिस ऑरेंज के कैंप पर हमला बोल देता है। जिस बीस्ट वेव को रोकने की उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर यूहो के साथ टाइटन स्नो डीमन किंग और आइस बियर किंग भी मौजूद था, जिसकी वजह से वो लोग आसानी के साथ इस जंग को जीत गए और वो पूरी की पूरी सन मून एम्पायर की इस कैंप को मिट्टी में मिला देते हैं। जिसकी वजह से उन लोगों ने सोल गाइडेंस टूल्स बनाने के लिए जितने भी रेयर मेटल्स इकट्ठा किए थे वो सारे के सारे खत्म हो गए और इसी वजह से मिस ऑरेंज को यूहो पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो टियानहुन एम्पायर के सेंटर की तरफ जाने की सोचता है, जहाँ पर हो सकता है कि यूहो की मुलाकात उसके पुराने दोस्तों के साथ भी हो जाए। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिटिल व्हाइट भी यूहो के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर आइस एंड फायर पूल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिटिल व्हाइट चूंकि पिछले जंग में थोड़ा सा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो यहाँ पर आइस पूल के अंदर नहाते हुए अपने जख्मों को हील कर रहा है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो नहाकर एंजॉय करते हुए कह रहा था कि ये जगह तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ग्रैंडफादर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया तो तुम कुछ ही अर्से में यहाँ के सारे इमोर्टल हर्ब्स को खा जाओगे। जो सुनकर तो लिटिल व्हाइट अपनी आइस बियर किंग वाले फॉर्म में आकर यहाँ पर इमोर्टल हर्ब्स को डराते हुए कह रहा था कि इनकी स्मेल तो वाकई में कमाल की है, ग्रैंडपा क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ। जो सुनकर वो इमोर्टल हर्ब तो काफी जरा घबराए हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी कुछ बेहतर मौजूद है। और ये कहते यूहो ने अपने पास से 10,000 ईयर प्रोफाउंड एसेंस क्रिस्टल बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसे देखकर तो लिटिल व्हाइट के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ये तो उसके हिसाब से काफी ज्यादा टेस्टी है। और यूहो इसी का इस्तेमाल करते हुए लिटिल व्हाइट को अपने साथ वहां से लेकर जाना शुरू कर देता है। लिटिल व्हाइट तो बहुत ही आसानी के साथ स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के गेट के अंदर इंटर करते हुए कह रहा था कि मेरा ग्रैंडफादर काफी अच्छा है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। दूसरी तरफ यूहो भी वहां से जाते जाते मिस यू से कहता है कि अगली बार हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। ये कहते वो वहां से जाने लगा, जिस पर मिस यू भी डरते हुए जवाब देकर कहती है कि हाँ तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन प्लीज उसे अगली बार यहाँ मत लाना, वो बहुत ज्यादा डरावना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ टांग सेक्ट आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू पहुंच गई थी। मिस नैनक्यू को अकेले वापस आता हुआ देखकर यूहो के दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। मिस्टर बीवी मिस नैनक्यू से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यूहो कहाँ है और तुम अकेले वापस क्यों आई हो। इस पर मिस नैनक्यू सब कुछ बता देती है कि कैसे हम लोगों ने ड्रैगन सिटी के अंदर आइस गॉड क्रिस्टल्स को माइन कर लिया था, और जैसे हम लोग वहां से बाहर आने लगे तभी वहां पर सन मून एम्पायर के कुछ सोल्जर्स आ चुके थे, जिनकी तादाद ज्यादा थी। यूहो उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता था कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, और हम इन आइस गॉड क्रिस्टल्स को भी खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए यूहो ने मुझे यहाँ पर भिजवा दिया ताकि मैं ये आइस गॉड क्रिस्टल यहाँ ला सकूं, और वो खुद उन सोल्जर्स के पीछे जा चुका है। ये सब सुनकर मिस्टर बीबी भी अपने मन में सोचने लगा, ये सन मून एम्पायर आखिर ड्रैगन सिटी जैसी जगह पर अपनी आर्मी को क्यों भिजवाएगी। वो जगह तो एक्सट्रीम नॉर्थ के काफी जरा करीब है, जहाँ पर ठंड के सिवा तो कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि यकीनन सन मून एम्पायर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा होगा, लेकिन फिर भी यूहो के अकेले वहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम यूहो को इस तरह से खतरा उठाने नहीं दे सकते, मुझे यूहो की मदद करने के लिए जाना होगा। इसलिए मिस्टर बीबी यहाँ पर मिस नैनक्यू से कहता है कि तुम ये आइस गॉड क्रिस्टल जाकर टीचर जुआन को दे दो, जबकि मैं खुद यूहो को यहाँ से लेने के लिए जा रहा हूँ। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर मिस टांग वुटोंग आ जाती है, जो कि मिस्टर बीबी से कह रही थी कि यूहो के पीछे मैं जाऊंगी, वैसे भी मुझे यूहो से कुछ बात करनी है। मिस टांग वुटोंग को अचानक से यहाँ पर देखकर सब लोग ही हैरान हो गए थे, लेकिन चूंकि मिस टांग वुटोंग ने बात कर दी थी इसलिए मिस्टर बीबी भी उसे मना नहीं करता, बल्कि वो मिस नैनक्यू से कहता है कि टांग वुटोंग को एग्जैक्ट लोकेशन बता दो कि यूहो इस वक्त ड्रैगन सिटी में कहाँ मौजूद होगा। जिस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि यूहो कहाँ होगा, वो इतना सारा समझदार है कि वो सेम रास्ते से वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके लिए सेफ नहीं, इसलिए वो यकीनन टियान्डू सिटी की तरफ गया होगा। और मिस टांग वुटोंग की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ टियान्डू सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो बेस बदलकर पहले ही पहुंच चुका है। जहाँ यूहो टियान्डू सिटी की तरफ देखते हुए कह रहा था कि कभी ये जगह टियानहुन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन अब देखो सन मून एम्पायर की आर्मी चारों तरफ फैली हुई है और उन्होंने इस सिटी पर कंट्रोल कर लिया। ये सब कहते हुए यूहो टांग सेट के बर्थ प्लेस पर भी
भी जाता है जहाँ से टंगसेट की असली शुरुआत हुई थी और वो इतना सारा ग्रो हुआ। इस जगह पर आते हुए यूहो सामने की तरफ देखते हुए कह रहा था कि यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। क्योंकि टंगसेट के बारे में सोचते हुए यूहो को मिस टांगिया की भी याद आने लगी, जिसको याद करते हुए यूहो कह रहा था कि मिस टांगिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि टंगसेट की इस बर्थ प्लेस को वापस हासिल करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन साथ ही साथ यूहो ये भी जानता है कि मिस टांगिया इस वक्त केवल सोल मास्टर्स के हाथों में है, इसलिए यूहो उसे भी ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ वो टियांडो सिटी में चारों तरफ घूमते हुए साथ ही साथ अपने मन में कह रहा था कि मिस टांगिया, आखिर आप इस वक्त कहाँ पर होंगी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि चारों तरफ आसमान में कई सारे हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल्स लगे हुए थे, जबकि नीचे की तरफ भी कई सारे डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स लगे हुए हैं ताकि वो किसी भी छोटी मोटी हलचल को महसूस कर सके। इसलिए यूहो को काफी ध्यान के साथ धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना पड़ रहा था ताकि कोई भी उसे महसूस या डिटेक्ट ना कर पाए। ये सब कुछ यूहो एक असैसिन की तरह कर रहा था, तेज रफ्तार और खामोशी के साथ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो एक तालाब के ऊपर पहुंच जाता है, वहाँ पर कई सारे मॉनिटरिंग सोल गाइडेंस डिवाइसेस लगे हुए थे और वो बार बार अपने वेव्स सामने की तरफ भेज रहे हैं। जो वेव्स वैसे तो दिखाई नहीं देते, मगर यूहो के पास तो सोल डिटेक्शन टेक्निक है, इसलिए वो उनकी मदद से उन्हें देख पा रहा था। और उनके बीच जो एक छोटा सा गैप होता है, यूहो उसी गैप का इस्तेमाल करते हुए फौरन पानी के अंदर जंप कर चुका। जहाँ नीचे की तरफ आते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरी डेस्टिनी आई है, जिसकी वजह से मेरी सोल डिटेक्शन टेक्निक इतनी ज्यादा सेंसिटिव और पावरफुल हो चुकी है। अगर मेरे पास ये डेस्टिनी आई ना होती तो अब तक तो मैं कब पकड़ा जा चुका होता। वैसे तो इस वक्त टियांडो सिटी की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी, मगर चूंकि यूहो के पास उसकी डेस्टिनी आई है, इसलिए वो सिक्योरिटी की कमजोरियां देख पा रहा था। साथ ही साथ दूसरी तरफ पानी के नीचे आने के बाद यूहो अपने मन में कह रहा था कि टियांडो सिटी सन मून एम्पायर के लिए एक बहुत ही बड़ी हैसियत रखती है, क्योंकि ये टियानहुन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। इसलिए सन मून एम्पायर ने यकीनन यहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स छोड़े होंगे, क्योंकि वो किसी भी हाथ में टियांडो सिटी को अपने हाथों से दोबारा जाते हुए नहीं देखना चाहते। और मुझे पूरी यकीन है कि सन मून एम्पायर के सोल्जर चूंकि यहाँ पर मौजूद है, तो यकीनन होली स्पिरिट चर्च ने भी अपने कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को यहाँ पर तैनात किया होगा। और चूंकि मिस टांगिया इसी टियांडो सिटी में पैदा हुई थी, तो मुझे पूरी यकीन है कि होली स्पिरिट चर्च ने मिस टांगिया को यकीनन टियांडो सिटी में ही ड्यूटी पर लगाया होगा, जिसकी तलाश यूहो को करनी होगी। मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर पहले से एक जाल भी बिछा रहा था। वो पानी की गहराई में जाने के बाद वहाँ पर अपने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके दो फॉर्म है, एक है इंस्टेंट फॉर्म और दूसरा है चार्ज फॉर्म। जहाँ चार्ज फॉर्म एक डेटोनेशन मेथड है, यानी कि यूहो जब चाहे उसे बाद में एक्सप्लोड करवा सकता है। ये सब कहते हुए यूहो ने किसी टाइम बॉम्ब की तरह आइस एक्सप्लोजन टेक्निक पहले ही पानी के नीचे लगा दी थी, जिसके बाद वो पानी से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ यूहो ने ये सब कुछ क्यों किया, ये जल्दी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो यहाँ एक ऊंची बिल्डिंग पर आ गया था। नॉर्मल सन मून एम्पायर के सोल्जर तो यूहो को डिटेक्ट नहीं कर सकते, मगर यूहो जानते रहे कि यहाँ पर कई सारे और पावरफुल कल्टिवेटर भी है, जो कि अगर यूहो ने ज्यादा पावर इस्तेमाल की तो वो इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो ने बिना किसी टेंशन के लेते हुए अपनी एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सोल डिटेक्शन टेक्निक से सामने के पैलेस को स्कैन करना शुरू कर दिया था। जिस पैलेस को स्कैन करते हुए यूहो को मालूम होता है कि इस पैलेस के आसपास कम से कम भी 3 लेयर के स्पिरिचुअल बैरियर्स लगे हुए हैं। मगर दूसरी तरफ यूहो ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यूहो का ऑरा डिटेक्ट करते हुए 2 इवल सोल मास्टर वहाँ पर तेजी के साथ आने लगे, जिसे यूहो ने अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार वो आ गए जिनका इंतजार था, जो कहती यूहो अभी ऊपर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इवल सोल मास्टर्स भी यहाँ पर एक थंडर नेट का इस्तेमाल करते हुए यूहो को चकरने की कोशिश करते हैं, मगर हमें जानने को मिलता है कि वो तो असली यूहो था ही नहीं, वो तो बस सिर्फ एक इल्यूशन था। असली यूहो तो वहाँ से काफी दूर है। जो देखकर तो वो दोनों इवल सोल मास्टर्स भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वो कमीना यहाँ से भाग चुका है। दूसरी तरफ यूहो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि ये दोनों मुझे फॉलो कर रहे हैं, और चूंकि ये दोनों बेवकूफ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी इन्हें अपने पीछे लेकर आऊंगा। ये कहते यूहो ने और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी पीछे की तरफ छोड़ना शुरू कर दी थी, ताकि वो दोनों इवल सोल मास्टर यूहो की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करके जान सके कि यूहो किस तरफ जा रहा है और वो दोनों यूहो को फॉलो करे। यूहो भी उन्हें अपने पीछे लेकर आना चाहता था, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हम देखते हैं कि वो दोनों इवल सोल मास्टर तो खुश हो रहे थे कि हमने उसे ढूंढ लिया, और वो तेजी के साथ यूहो को फॉलो करने लगे, जबकि यूहो भी उन दोनों को अपने पीछे आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही साथ यूहो उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि इनमें से एक तो सोल डोलू लेवल पर है और दूसरा टाइटल डोलू लेवल पर। और सोल डोलू लेवल का वॉरियर स्पिरिचुअल टाइप वॉरियर था, यानी कि वो स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि फिलहाल यूहो के लिए टाइटल डोलू सोल
मास्टर से भी ज्यादा खतरनाक था। ये सब सोचते हुए यूहो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सोल गाइडेंस कैनन्स भी यूहो को निशाने पर लेते उस पर लगातार फायर अटैक्स करने लगे, जिन्हें यूहो अपनी डार्क गोल्डन क्लास स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय करके फौरन से आगे की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उससे पीछे आने वाले उन दोनों वॉरियर के लिए रास्ते में हाई एक्सप्लोसिव सोल गाइडेंस बॉम्ब भी एक्टिवेट करके छोड़ दिए थे, जिन बॉम्ब्स के पास जैसे ही वो इविल सोल मास्टर्स पहुंचे अचानक वो एक्टिवेट होकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिस ब्लास्ट ने उन दोनों को ही थोड़ा बहुत इंजर्ड कर दिया था। साथ ही साथ यूहो को आगे की तरफ बढ़ने का मौका भी मिल चुका। पीछे की तरफ उस ब्लास्ट के धुएं के अंदर से बाहर की तरफ आते हुए वो दोनों आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अच्छा नहीं हुआ, वो हमारे पंजे से निकल चुका है। जिस पर वो सोल डोलू मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, उसकी बदकिस्मती ये है कि उसका मुकाबला मुझसे हुआ, मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ। जो कहते हुए एक बार उसने फिर से स्मेल करके यूहो की लोकेशन ढूंढ ली थी और वो दोनों ही तेजी के साथ यूहो के पीछे भागने लगे। और जैसे इस बार यूहो ने दिखाई दिया, अब वो दोनों ही फौरन से अपने पावरफुल अटैक्स यूहो पर चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर अब देखते हैं कि टाइटल डोलू सोल मास्टर ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल स्लैश अटैक यूहो की तरफ चल दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो सोल डोलू सोल मास्टर भी एक इवल स्कल फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि यूहो ने उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए फौरन से ग्रेट कोल्ड विदाउट स्नो पाम टेक्निक एक्टिवेट कर दी और वो एक ही पाम अटैक इन दोनों के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो करने के बाद आखिरकार यूहो उसी तालाब के फुहारे पर पहुंच गया था, जहाँ पर रुककर अब यूहो भागना बंद कर देता है। ये देखकर वो दोनों इवल सोल मास्टर कहते हैं कि शाबाश, अब तो तुम्हें भी मालूम हो चुका होगा कि तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए टाइटल डोलू सोल मास्टर नीचे की तरफ से अपनी डबल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला करने की कोशिश करता है, जबकि ऊपर की तरफ से हम देखते हैं कि वो सोल डोलू मास्टर अपने 6 सोल स्किल गोस्ट रेंडरिंग सोल क्ला टेक्निक एक्टिवेट करके ऊपर से तीसी के साथ आते हुए यूहो पर हमला करने की कोशिश करने वाला था। यूहो दोनों तरफ से फंस चुका है, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यूहो फंस चुका है, वो भाग नहीं पाएगा, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी वुल्फ एप सोल बोन स्किल के टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को टेलीपोर्ट करके वहां से गायब कर दिया, जिसकी वजह से यूहो उन दोनों के अटैक से बच जाता है। यहाँ पर वो टाइटल डोलू सोल मास्टर तो हवा में खड़ा हो गया था, जबकि वो सोल डोलू मास्टर नीचे की तरफ पानी पर खड़ा हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो लड़का अचानक से कहाँ गया। साथ ही साथ वो महसूस करते हुए कहता है कि आखिर ये पानी इतना ठंडा क्यों है। ये सुनकर टाइटल डोलू सोल मास्टर तो समझ जाता है कि खतरा है और इसीलिए वो जान बचाकर वहां से भागने लगा, मगर दूसरी तरफ यूहो ये देखकर कहता है कि आखिर भागने की इतनी भी जल्दी क्या है, और ये कहते उसने फौरन से अपने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो कि वहां पर बहुत ही खतरनाक टेरिफाइंग एनर्जी के साथ एक बड़ा सा आइस ब्लास्ट कर देता है। इस आइस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो सोल डोलू मास्टर तो वहीं पर मारा गया, जबकि उस आइस एक्सप्लोजन ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो टाइटल डोलू सोल मास्टर भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, उसकी दोनों टांगे बुरी तरीके से कटकर अलग हो चुकी थी, जबकि इसी ब्लास्ट की आवाज सुनकर स्लीप डीमन एल्डर भी वहां पर फौरन से पहुंच गया था और वो उस टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर की जान बचा लेता है, वरना तो वो पूरा जान से मारा जाता। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहां पर मास्टर होंगचेन भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ पहुंच गया था, जिन्हें वो पीछे की तरफ रुकने का ऑर्डर देते हुए फौरन से सामने की तरफ बढ़ जाता है और वो इस आइस एक्सप्लोजन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, जिसे देखते हुए वो कहता है कि स्लीप डीमन एल्डर, इस एक्सप्लोजन को देखकर तो कुछ पुरानी मेमोरीज ताजा हो चुकी। दूसरी तरफ स्लीप डीमन एल्डर भी मास्टर होंगचेन से कहता है कि मास्टर होंगचेन, तुम अच्छे से जानते हो कि ये टियांडो सिटी बहुत ही ज्यादा खास है, जो कि 10,000 साल पहले बनी थी। हमारे एम्परर ने हम पर भरोसा करते हुए यहाँ पर हमें भेजा है। इस जगह की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी और मेरी है, क्योंकि हम दोनों यहाँ के मेयर और डिप्टी मेयर हैं। इसलिए यहाँ पर हमला होना यानी हम पर हमला है और इसकी जवाबदारी हमें देनी होगी। इसलिए फौरन पता लगाओ कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया। जो सब सुनकर मास्टर होंगचेन अपने मन में कहने लगा कि ये स्लीप डीमन एल्डर होली स्पिरिट चर्च से है और ये लोग धीरे धीरे करके हम पर कुछ ज्यादा ही चढ़ाई कर रहे हैं। अब ये हर एक चीज का प्रेशर मुझ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साथ ही साथ इन लोगों ने नोट किया कि आसमान से बर्फ गिरने लगी थी। यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम हो रहा था, जिससे सब लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। स्लीप डीमन एल्डर दूसरी तरफ उस बर्फ को देखते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्नो है, इस मौसम में तो बर्फ गिरनी ही नहीं चाहिए थी। असल में हम लोगों को उस बर्फ का रीजन दिखाई जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आइस बियर किंग था, यानी कि लिटिल व्हाइट, जो कि हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल्स के ऊपर बैठकर उन्हें फ्रीज करते हुए साथ ही साथ यहाँ सिटी के ऊपर स्नो बरसा रहा था, जिससे इस जगह का टेम्परेचर लो होता जा रहा है। लेकिन स्लीप डीमन एल्डर को इस बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो मास्टर होंगचेन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर मास्टर होंगचेन जवाब देते हुए कहता है कि हमारे मिंगडू हॉल के पास ऐसा कोई भी सोल गाइडेंस डिवाइस नहीं जो कि इतने बड़े एरिया में इतनी ज्यादा स्नो क्रिएट कर सके। मैं फौरन जाकर इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ और ये कहती मास्टर होंगचेन आसमान की बुलंदियों की तरफ जाना शुरू कर देता है ताकि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हो तीसी के साथ पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था और वो अपने मन में कह रहा था कि मेरे डाइवर्जन ने काम कर दिया। मैंने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्कैन किया था तो मुझे मालूम हुआ था कि पैलेस के अंदर 3 टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर्स मौजूद है, जो 3
लेकिन वही इस तबाही की वजह से अट्रैक्ट होकर पैलेस से बाहर आ चुके हैं। अब मैं पैलेस के अंदर जा सकता हूँ और साथ ही साथ वो इकलौता स्पिरिचुअल टाइप सोल डोलू सोल मास्टर जिसे मैंने ऑलरेडी जान से मार दिया है। अब तो मैं पैलेस की ओर भी जरा गहराइयों में जा पाऊंगा और कोई मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जहाँ पैलेस की गहराई में यूहो को पूरे यकीन है कि उसकी मुलाकात मिस तांगिया से भी हो जाएगी। ये सब सोचते हुए साथ ही साथ यूहो यहाँ पर लिटिल व्हाइट के बारे में भी सोचता है जिसका कल्टीवेशन लेवल कम से कम भी 96 या फिर 97 होगा, यानी कि वो एक सुपर डोलू सोल मास्टर है और वो आसानी के साथ मास्टर होंगचन से बचकर निकल सकता है, जिसकी वजह से यूहो को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ यूहो ने देखा कि यहाँ पर पैलेस के अंदर से कुछ इवल सोल मास्टर भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे, जिनमें से एक कह रहा था कि अचानक यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी हो चुकी है, मुझे लगता है कि ये काम किसी टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर ने किया होगा और हम लोग तो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं, तो क्या हमें इसके बीच टांग अड़ानी चाहिए। जिस पर दूसरा वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि बातें बंद करो और जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंचो जहाँ पर हमारे मास्टर ने हमें बुलाया है। यूहो भी उन्हें पैलेस से बाहर की तरफ भागता हुआ देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि मैंने पूरे के पूरे पैलेस को स्कैन किया लेकिन मैं मिस तांगिया को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि मुझे किसी को बंदी बनाकर उससे इन्वेस्टिगेट करना होगा ताकि मैं उससे पूछताछ करते हुए पता लगा सकूं और इसी के लिए हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक इवल सोल मास्टर के ऊपर स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो इवल सोल मास्टर उन सब में से पीछे था और उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा और इसी वजह से वो उन सबसे पीछे रह जाता है, जिसे अचानक अपने सामने यूहो दिखाई दिया, जिसे देखकर तो वो इवल सोल मास्टर फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि कौन हो तुम, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूहो ने भी देखा कि ये इवल सोल मास्टर तो सोल सेंट लेवल का कल्टीवेटर है, यानी कि इसे मारना तो यूहो के लिए जरा सा भी मुश्किल नहीं। बस अब यूहो को इसे अपने साथ किसी कोने में लेकर जाना होगा ताकि वो इसे पकड़कर इससे पूछताछ कर सके। इसलिए यूहो वहां से आगे की तरफ भागने लगा और वो बेवकूफ इवल सोल मास्टर भी यूहो को फॉलो करने लगता है, जहां पर वो हंसते हुए कह रहा था कि अब तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि यूहो उस इवल सोल मास्टर को अपने पीछे एक सुनसान गली में ले आया था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इसलिए यूहो अब उसके सामने आ गया था, जो देखकर वो इवल सोल मास्टर तो यहाँ पर अपनी इवल स्कल्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने भी अपनी स्पिरिचुअल डेस्टिनी आई के 7 सोल स्किल स्पिरिट आइज ट्रू बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस ट्रू बॉडी टेक्निक की वजह से यूहो काफी कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके माथे पर डेस्टिनी आई बन चुकी थी, जबकि साथ ही साथ उसके बालों का रंग चेंज होकर गोल्डन कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। यूहो का लुक इस वक्त काफी कूल दिखाई दे रहा था। वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फौरन से आगे की तरफ बढ़ते उस इवल सोल मास्टर के पास पहुंच जाता है, जहां पर अब देखते हैं कि उसने काफी आसानी के साथ उसके 2 इवल स्कल्स को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे पहले कि वो इवल सोल मास्टर कुछ भी समझ पाता, यूहो उस पर पंचेस की बरसात करते उसे पटकते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है, जहां पर वो इवल सोल मास्टर खुद को संभालते हुए अभी खड़ा होने लगा था, मगर अचानक उसने देखा कि वो एक तरह की इल्यूजन में फंस चुका है, जहां एक तो उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उल्टा वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो यूहो पर हमला करते उसे टच भी नहीं कर पा रहा, जबकि यूहो उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए काफी आसानी के साथ उसकी धुलाई करता जा रहा था। यूहो उसे पीटते हुए एक के बाद एक उसकी इवल स्कल को तोड़ता रहता है और आखिरी इवल स्कल को तोड़ते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक उस इवल सोल मास्टर को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। अब उसमें इतनी पावर नहीं कि वो यूहो के खिलाफ खड़ा हो सके, जबकि साथ ही साथ उस इल्यूजन की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी दलदल में धंसता जा रहा है। यूहो ने चूंकि उस इवल सोल मास्टर को पूरी तरीके से हरा दिया था, इसलिए वो उसे अपने अनडेड स्पेक्टर रेल्म के अंदर रख लेता है, जिसके बाद यूहो का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था। इसलिए वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से किसी सेफ लोकेशन पर पहुंचने के बाद इस आदमी से इंफॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ। ये सोचते हुए यूहो भी वहाँ से जाने ही लगा, मगर तभी अचानक यूहो की बॉडी पर एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर लगना शुरू हो गया था, जिसे महसूस करके यूहो कहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। जो कहते हुए हम देखते हैं कि एक टेरिफाइंग डेथ और धीरे धीरे करके यूहो की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो चारों तरफ से यूहो को घेरने लगा है। हमें जानने को मिलता है कि ये टेरिफाइंग पावर किसी और की नहीं ब्लैक ड्रैगन मास्टर की थी, जो कि यहाँ पर आते हुए यूहो को देखते हुए कह रहा था कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये तुम ही हो और मुझे कभी यकीन होने भी नहीं वाला था अगर मुझे जी शुई ने ये सब कुछ ना बताया होता। मैं तो क्या कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि तुम सिर्फ कुछ ही सालों में इतने ज्यादा ताकतवर हो सकते हो। जिस पर दूसरी तरफ यूहो भी खुद को संभालते हुए जवाब देकर कहता है कि ब्लैक ड्रैगन मास्टर मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर आपसे हो जाएगी। ये कहते हुए यूहो ब्लैक ड्रैगन मास्टर की तरफ देख रहा था। साथ ही सर वो अपने मन में कहता है चूंकि अब मैंने अपने पहला सोल कोर बना लिया है तो उसी वजह से ब्लैक ड्रैगन मास्टर की असली ड्रैगन पावर मैं अब महसूस कर पा रहा हूँ। उनके यहाँ पर आती मेरी जितने भी एस्केप रूट हो सकते थे वो सारे के सारे कट ऑफ हो चुके हैं, यानी कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि
यूहो को एक इनविजिबल ड्रैगन एनर्जी ने चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन मास्टर यूहो से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लगाई हुई वो पुरानी शर्त अभी भी याद है जहाँ पर तुमने वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया था, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि तुम इतने कम अर्से में इतनी जल्दी सोल सेंट लेवल पर पहुंच चुके हो, इसने तो मुझे और भी सारा सरप्राइज कर दिया है। मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ ही महीनों या फिर एक साल के अंदर तुम सोल डोलो लेवल पर भी पहुंच जाओगे। मेरे ब्रदर मू ने वाकई में एक बहुत ही सारा अच्छा डिसाइपल अपने लिए चूज किया था। ये सुनकर तो यूहो फौरन से सामने की तरफ आकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर से कहता है कि प्लीज मेरे टीचर का नाम अपने मुंह से ना ले। अगर वो आज यहाँ पर मौजूद होते तो उन्हें आपको देखकर शर्म आती कि आप उन्हें अपना भाई कहते हो। जिस पर ब्लैक ड्रैगन एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हमारी ओल्ड जनरेशंस के आपस में कुछ मसाइल थे, मुझे नहीं लगता कि तुम वो सब कुछ समझ पाओगे, क्योंकि ये सब कुछ समझाना और समझना काफी जरा मुश्किल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारे मामलों में टांग अड़ानी चाहिए। जो सुनकर तो सामने की तरफ मौजूद यूहो भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि आपने सही कहा, मैं नहीं समझ सकता कि आप दोनों के बीच क्या था, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानता हूँ कि आपने बुराई का साथ दिया है। सिर्फ आपके एग्जिस्टेंस की वजह से होली स्पिरिट चर्च इतना ज्यादा एरोगेंट हो चुका। मैं जानता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि सन मून एम्पायर इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को एक कर दे ताकि पूरी की पूरी इंसानियत ही होली स्पिरिट चर्च के गुलाम हो जाए। क्या आप भी यही सब चाहते हो? जो सब सुनकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे के सारे इवल सोल मास्टर पैदा ही इवल्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो सबके सब भी मजलूम इंसान है जिनके साथ इस दुनिया ने अच्छा बिहेव नहीं किया और उनके हालात नहीं उन्हें इवल सोल मास्टर बनने के लिए मजबूर किया। उनकी जो ये एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज है ये दुनिया की बिहेवियर की वजह से बनी है। जो सब सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि बाकी सबके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मिस यी ज़ीशुई जिसे गॉडेस ऑफ डेथ कहा जाता था, उसने डेड गॉड टावर का इस्तेमाल करते हुए मिंगडू माउंटेन रेंज पर मेरी आंखों के सामने पूरे 10 लाख सोल्जर और सिविलियंस को राख में बदल दिया था और कई हजारों सोल्स को तो उसने अपने लिए नरिशमेंट के लिए इस्तेमाल भी कर लिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इंसान के रूप में एक शैतान है। ये सब याद करते हुए यूहो को काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन मास्टर धीरे धीरे करके अपने मास्क को हटाते हुए कहता है कि अब मैं वापस नहीं लौट सकता, वापस लौटने के लिए मेरे लिए काफी जरा देर हो चुकी है। और जहाँ तक ज़ीशुई की बात है तो मैं ज़ीशुई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें जान से ही क्यों ना मारना पड़े। ये सब कहते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ यूहो की तरफ देखने लगा और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।